गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी वीएस मैम। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर वो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। और अभी तक हमने उसका पढ़ा हुआ था, जो लास्ट टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें हमने इन सिटू मेथड्स पढ़े थे, किस तरीके से हम कंजर्वेशन करेंगे। तो आज हम एक्स सिटू कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ही दूसरा मेथड है इसको कंजर्व करने का। एक्सेटिव कंजर्वेशन जो है ये रेफ़र करता है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ एक सूटेबल लोकेशन में, एक नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है इनको, एक ऐसी कंडीशन दी जाती है, ऐसा मीडियम दिया जाता है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं और उनकी जो जनरेशन है, वो जो स्पीशी है वो बचा रह सकता है, कंजर्व होता है। ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें क्या क्या आता है? सीड जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, जूस, कंजर्वेशन स्ट्रैंड्स, जीन, पोलन सीड्स, सीडलिंग, टिश्यू कल्चर, डीएनए बैंक्स, इनके थ्रू क्या होता है एक्सेटिव कंजर्वेशन पॉसिबल हो पाती है। इन्हीं के थ्रू जो है हम स्पीशीज़ को आगे बचा के रख सकते हैं। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे सीड बैंक। सीड जीन बैंक आप बोल सकते हैं, या इसको हम सीड बैंक भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टोर किए जाते हैं सीड्स को, ताकि प्रिजर्व रहे उनका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व रहे। हैंस एक टाइप का ये जीन बैंक ही है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं सीड्स को स्टोर करने के। वन इज़ टू प्रिजर्व द जीन। सबसे पहला है कि जीन जो है उस सीड्स में ही जीन्स हैं वो प्रिजर्व रहे, दैट प्लांट ब्रीडर्स जो हैं, जो भी प्लांट को उगाते हैं, उनको क्या मिले, मतलब उनको अच्छा यील्ड मिले, अच्छे टाइप का जो प्लांट का जीन होगा। जब हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, फिर कल को हम जो दूसरी फसल लगाते हैं वो जीन उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, जिसका अच्छा यील्ड होता है, जिसकी अच्छी क्वालिटी होती है। हाइब्रिड बनाते हैं हम, तब जाके अच्छा यील्ड मिलेगा, डिजीज़ रेजिस्टेंट मतलब हमें आगे फसल मिलेगी, ड्रॉट टॉलरेंस, न्यूट्रिशनल क्वालिटी उस फसल की अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि हम अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी जो स्पीशीज़ की होती है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। उनके सारे जीन्स अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे, फिर कल को हम उन्हीं जीन्स को जब मिक्स करते हैं तो हमारी जो नई फसल होती है वो हाइब्रिड होती है, मगर उनकी सारी क्वालिटियाँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आई हो, डिफरेंट डिफरेंट सीड से आई होती है। वो सीड कैसे हम जब उसको स्टोर करके रखते हैं एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में, एक अच्छी ह्यूमिडिटी देते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, उनका जीन प्रिजर्व रहता है, तब कंट्रोल्ड कंडीशन में वो बहुत टाइम तक, ड्यूरेशन तक रहते हैं, और फिर हम नई फसल उसी के हिसाब से अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं। इससे क्या होता है, ये एक एफ़र्ट है कि बायोडाइवर्सिटी को हम एक्सेटिव तरीके से, अगर पूरा का पूरा जानवर नहीं भी है, पूरा का पूरा स्पीशी प्लांट की नहीं भी है, बट उसका एक सीड हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसके लिए हमें जगह भी कम ही चाहिए होती है, या उसका जीन जो है उसको प्रिजर्व करेंगे, तो इससे बायोडाइवर्सिटी ही प्रिजर्व रहेगी। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर जीन है तो वो आगे जाके नया स्पीशी बना सकता है, बट अगर जीन ही ख़त्म हो जाएगा तो वो स्पीशी पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा उसका। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सेंचुरीज एगो बाय ह्यूमंस, आर यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली नाउ। ठीक है, सीड बैंक्स ऑफर बहुत सारे वेज देते हैं ये, ताकि हमारी हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यूज़ प्रिजर्व रहे। जब हमारी सारी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व रहेगी तो हमारा कल्चरल वैल्यू भी प्रिजर्व रहेगा। जो कलेक्शन ऑफ सीड्स हैं, इसको एक कांस्टेंट लो टेम्परेचर पे, लो मॉइस्चर पे, और इसको अच्छे एनवायरनमेंट में, ताकि कोई भी जेनेटिक रिसोर्स का लॉस ना हो। ठीक है, आप इसको एक तरफ से सीड लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। ये सारी जो बहुत सारे जंग होते हैं उनमें भी बहुत सारे स्पीशीज़ जो है ख़त्म हो जाते हैं, बट अगर सीड बैंक होगा वहाँ पे स्पीशीज़ का कोई ना कोई पार्ट जो है, सीड है, जीन है, वो प्रिजर्व करके रखेंगे, और आगे जाके वो आफ्टर स्पैन ऑफ डिकेड्स, इवन सेंचुरीज़ भी, ये जो वर्ड सीड बैंक हैं इसमें जो सीड हैं वो प्रिजर्व रहेंगी और आगे वाली जनरेशन के लिए
इस्तेमाल होते जाएंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है जीन बैंक। जीन बैंक ये एक टाइप का बायो रेस्पोजिटरी है। ठीक है। बायो रेस्पोजिटरी क्या है? ये एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है बायोस्पेसिमेंस को, ताकि जो फ्यूचर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो उसमें मदद आए, उसको सपोर्ट मिले। बायो रेस्पोजिटरीज जो होते हैं ये बहुत सारे जो स्पेसिमेंस हैं उनको कंटेन करता है, मैनेज करता है, चाहे वो एनिमल से हो, चाहे वो ह्यूमन से हो, या वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। मतलब एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल को ये प्रिजर्व करता है। फॉर प्लांट्स ये जो है इसमें क्या करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, प्लांट का कोई पार्ट कट करके, या ये स्टॉकिंग करते हैं सीड्स की, जैसे कि सीड बैंक में स्टॉक करके रखा सीड्स को एक फ्रीजिंग में। एनिमल्स में क्या किया जाता है, ये यहाँ पे स्पर्म्स को या एग्स को वो फ्रीज़ करके रखा जाता है, ताकि जो आगे फ्यूचर जनरेशन में यूज़ आए, ये जीन्स जो है वो यूज़ आए। जैसे कुछ फ्रेगमेंट्स ले सकते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है वाटर टैंक्स में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में। जेनेटिक मटेरियल को जीन बैंक में प्रिजर्व किया जाता है बहुत सारे तरीक़ों से। जैसे हम उसको फ्रीजिंग करेंगे -196 डिग्री सेल्सियस में, लिक्विड नाइट्रोजन में, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उसके इर्द गिर्द बना दिया जाएगा, एक कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरीका है, किसी भी जीन को हम बहुत देर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे सीड बैंक में भी जो है सीड रखा जाता है, इसी तरीके से जीन बैंक में जीन्स रखे जाते हैं, चाहे वो एनिमल के हो, वो थ्रू स्पर्म हो या एग हो, चाहे वो प्लांट का कोई पार्ट हो, उसको कट करके उसकी कोई सेल हो, वो सारी चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो इस तरीके से यहाँ पे अंडर कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाता है। अब जो थर्ड वन है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो कंजर्वेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, हम इसको एक न्यू एप्लीकेशन बोलेंगे टेक्नोलॉजी में, जो प्रिजर्व करता है बायोटिक पार्ट्स को। ठीक है। जिसमें ऑर्गेनेलीज, सेल्स, टिश्यूज़, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑर्गन्स जो किसी भी सेल में होते हैं, आप कोई भी ऑर्गेनेली ले लो, सेल ले लो, टिश्यू ले लो, उनको उनकी प्रोसेस होती है, उनको प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है। या कोई भी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट सस्पेक्टेबल टू डैमेज काज्ड बाय अनरेगुलेटेड केमिकल काइनेटिक्स, किसी भी केमिकल की वजह से अगर किसी को भी हानि हो जाती है, उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है कूलिंग के ज़रिए। जब हम बहुत लो टेम्परेचर देते हैं -80 डिग्री, और हम यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, एक लो इनफ टेम्परेचर पे जो एंजाइमेटिक या केमिकल एक्टिविटी जो होती है, जो किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू की होती है या कोई भी बायोटिक पार्ट की होती है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो एक तरफ से सस्पेंड हो जाती है, स्टॉप होने लगती है। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा उसमें सर्दी या ये जो हम उसको कंडीशन दे रहे हैं उसमें वो इफ़ेक्टिवली उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड जो है इसको चाहिए होता है लो टेम्परेचर, ताकि कोई डैमेज ना हो, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर नहीं होगा तो वो अपनी एक्टिविटी, जो भी बायोटिक पार्ट है वो एक्टिविटी दिखाएगा, वो उसमें ग्रोथ होने लगेगी। वो हमें नहीं करना है, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकें। फ़िलहाल अगर हमारे पास कोई स्पीशी है, बट अगर हमें पता है ये ख़त्म होने वाला है, बट जब ये ख़त्म होगा तो हम जो प्रिजर्व करके क्रायो प्रिजर्वेशन में हमने उसका बायोटिक पार्ट रखा होगा, हम इसको जब नीड होगी तब जाके हम इसको निकाल सकते हैं। बट अगर हम पहले से उसकी एक्टिविटी, उसको ग्रोथ करवाएं तो फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उस टाइम टेम्परेचर को लो इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो एकदम से स्टॉप हो जाए या सस्पेंड हो जाए, इसीलिए लो टेम्परेचर दिया जाता है।
जब ट्रेडिशनली जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसमें क्या हो जाता है, एक कोटिंग बनती है मटेरियल की। जब फ्रोज़न किया जाता है, एक मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द बनता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। तो ये देखा गया है कि वो एक इसको कवरिंग बनाता है। क्रायो कंजर्वेशन जो एनिमल का होता है, जेनेटिक रिसोर्स का, वो इसीलिए किया जाता है कि उसका जो ब्रीड है, उस स्पीशी का जो ब्रीड है वो प्रिजर्व रहे, ताकि आगे जाके हमें कभी भी ज़रूरत हो, किसी भी हमें स्टडी मटेरियल के लिए ज़रूरत हो या रिसर्च के लिए ज़रूरत हो, या कल को जाके वो स्पीशी नहीं रहा हमारे नेचुरल हैबिटेट में, वाइल्ड में नहीं रहा, बट हमारे पास कहीं ना कहीं बैंक में उसका जीन है, उसका कोई ना कोई पार्ट है जिसको हम आगे जाके, जब वो ख़त्म हो गया होगा, तो हम उसको आगे जाके फिर से कल्टिवेट कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का है, फिर से हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। और उस जो जैसे डायनासोर, अगर उस टाइम पे ऐसी उसका कोई जीन होता, उसका कोई भी पार्ट होता, तो उसका डीएनए होता, तो हम बहुत सारी स्टडी कर सकते थे कि क्या था, रिसर्च कर सकते थे, आगे उसको बना भी सकते थे, अगर ऐसी फैसिलिटीज़ तब होती। अब है टिश्यू कल्चर बैंक, या टिश्यू कल्चर भी अगर आप बोल सकते हैं। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, ये भी मतलब प्रिजर्व करता था। इसी तरीके से टिश्यू कल्चर जो है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ करवाते हैं टिश्यूज़ की, सेल्स की, एक आर्टिफिशियल मीडियम में, एक पेरेंट ऑर्गेनाइज्म से उसका टिश्यू या सेल, जैसे एक प्लांट है, उसका छोटा सा सेल निकाल लिया, उसकी छोटा सा पत्ता काटो, उसमें छोटा सा सेल निकाल लो उस प्लांट का, एक आर्टिफिशियल मीडियम में उसको डालो, उसका टिश्यू या उसका सेल, तो फिर वहाँ से उसकी ग्रोथ होती है। ये टेक्निक है, इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है कि रिजेनरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। जहाँ जिस प्लांट मटेरियल से जो हिस्सा हमने निकाला, छोटा सा हिस्सा, हम उस छोटे हिस्से को फिर से उगा के वो वाला प्लांट जो पेरेंट प्लांट था वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्लांट का छोटा हिस्सा काट के हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में उसकी ग्रोथ कराएंगे। उस छोटे एक प्लांट से हम, उस छोटी सी सेल से हम बहुत सारे थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ प्लांट बना सकते हैं, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फील्ड में। मतलब हमें किसी सीड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी प्लांट के छोटे से सेल को हम कल्टिवेट करेंगे एक मीडियम में, एक आर्टिफिशियल मीडियम में। उस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। उसी से हमें बहुत टाइप के जो हैं प्लांट्स मिलते हैं। इसमें लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड ग्रोथ मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक मटेरियल होता है जो यूज़ किया जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे से मीडियम में दिए जाते हैं, ताकि प्लांट जो है उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट वैसा हो कि जैसे उसको नेचर में लगे। ये लेबॉर्ट्री में कल्टिवेट किया जाएगा। टिश्यू कल्चर कॉमनली रेफर्स टू द कल्चर ऑफ एनिमल सेल भी किया जाता है, टिश्यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, या कोई लेडी नहीं कंसीव कर पा रही है बच्चा, तो उसका जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया दिया जाता है, फिर इम्प्लांट किया जाता है उसके वोम में। तो इस तरीके से आजकल टिश्यू कल्चर का प्रैक्टिस है, प्लांट टिश्यू कल्चर का प्लांट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट ने ये दिया था, मॉन्ट्रियस थॉमस बोरोस, सबसे पहले टिश्यू कल्चर का उन्होंने ही ये दिया था। इसमें हम रूट का कोई पार्ट निकाल सकते हैं, शूट का कोई पार्ट निकाल सकते हैं, और उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। वायरस फ्री, डिजीज़ फ्री प्लांट हम एक ऐसे मीडियम में बनाएंगे, तो और बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स हम बना सकते हैं। अब है लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, हम इसको कैप्टिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स को मेंटेन करते हैं, या एनिमल्स को, उनको उनके एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। जैसे हम ऐसे ही वाइल्ड में कहीं पे किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम उस एनवायरनमेंट को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। वाइल्ड लाइफ रिजर्व जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, वैसे उसमें हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। हम उधर वहाँ पे किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड नहीं करेंगे, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे।
जैसे जूस बनाते हैं, बॉटनिक गार्डन्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ बनाते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके इनको, जो प्लांट हो या एनिमल हो, उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं। अब ये क्यों दिया जाता है? इट्स समटाइम्स एम्प्लॉयड टू हेल्प स्पीशी, ताकि जो उनको उनके वाइल्ड या उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जो उनको नुकसान पहुंचना है या थ्रेट है उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, जैसे कि किसी का हैबिटेट लॉस है, ठीक है, हंटिंग है, फिशिंग है, या पोल्यूशन हो रहा है, या प्रिडेशन है, या किसी को डिजीज़ हो रही है, तो इनसे बचाने के लिए हम ऐसे जगह, उनकी वो जगह भी हम उसको बाउंड्री बना सकते हैं, या उनको किसी ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे, वहाँ उनको अच्छे से हम प्रोटेक्ट करेंगे, कैप्टिविटी में रखेंगे, देखभाल करेंगे। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम यही है कि हम किसी भी स्पीशी को एक्सटेंशन से बचाएंगे, ठीक है, ताकि सक्सेस ब्रीडर्स जो हैं वो उनको कल को जेनेटिक, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल, इथिकल इश्यूज जो भी आते हैं, ऐसी कोई इशू ना आए, और हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से अच्छे से रह पाए, ठीक है। तो उस एरिया को हम प्रोटेक्टेड एरिया भी बोल सकते हैं। जूस बना सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, अगर बॉटनिकल गार्डन बनाया तो प्लांट के लिए, जूस बनाया तो एनिमल के लिए। तो यहाँ पे हम इनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आके बहुत सारे जो हैं अपना रिसर्च काम करते हैं, स्टडी का काम करते हैं, इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, और ये लोग यहाँ पे जो स्पीशी है वो प्रिजर्व भी रहती है। अब 6th वन है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिक गार्डन जो है, ये एक गार्डन होता है जो डेडिकेटेड होता है कि कलेक्शन, कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन और डिस्प्ले बहुत रेंज ऑफ प्लांट्स का, जिनके क्योंकि हर एक प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है, जिस अगर प्लांट है तो बॉटनिकल नेम बोला जाता है उसका। इसमें स्पेशलाइज्ड प्लांट कलेक्शन होते हैं, जैसे कैक्टाई, बहुत सारे सकुलेंट प्लांट्स, हर्ब्स, यहाँ पे बहुत सारे पर्टिकुलरली जो भी वर्ल्ड में हैं जितने भी प्लांट्स, तो यहाँ पे वो रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको बॉटनिकल गार्डन में प्रिजर्व भी किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रॉपिकल प्लांट्स, अल्पाइन प्लांट्स, और भी बहुत सारे एग्जोटिक प्लांट्स जो उस एरिया के खुद के नहीं होते हैं, बाहर से उठा के लाए होते हैं, ताकि वहाँ का जो भी सोसाइटी है वो उसको पढ़ सके, समझ सके कि ये इसके क्या फीचर्स हैं। कोई बॉटनिकल गार्डन में टूर करने आ सकता है, एजुकेशनल डिस्प्ले, आर्ट एग्जीबिशन, बुक रूम, ओपन एयर थेरेटिकल एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट इन बॉटनिकल गार्डन्स में होते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी काम और ब्यूटीफाई भी होता है क्योंकि ग्रीनरी है। तो आप देखेंगे ये एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए बनता है। यहाँ पे सारी वैरायटीज़ रखी जाती हैं, ताकि अगर कोई यहाँ पे जो अपना इंडिजिनस था नहीं भी, अगर वो वहाँ का है, बाहर से लाया जाता है, क्योंकि हम हर जगह तो नहीं घूम सकते हैं, पर बॉटनिकल गार्डन में हमें हर एक टाइप के प्लांट स्पीशीज जितने भी उनको जो एनवायरनमेंट दिया जा सकता है बेस्ट एंड बेस्ट, वो वहाँ पे दिया जाता है, उनको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ की जो स्पीशी है, मतलब बहुत सारी जो स्पीशी है वो प्रिजर्व भी रहती है और रिसर्च और एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ भी आती है। 7th वन है जूस, या हम इसको जोलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं, या एनिमल पार्क हो या मीनागिरिया। ये एक फैसिलिटी है जहाँ पे अब एनिमल्स को रखा जाता है कैप्टिविटी में, ताकि कंजर्वेशन हो वाइल्ड एनिमल्स का। जो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, अगर वो वहाँ पे रेयर हैं या एंडेंजर्ड स्पीशी बन गई है, तो जोलॉजिकल गार्डन्स में उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उनको कैप्टिविटी में, देखभाल में रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो जोलॉजी है तो यहाँ पे एनिमल्स ही रखा जाता है, प्लांट्स यहाँ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इनको एनक्लोज करके रखा जाता है, केयर किया जाता है, लोगों के डिस्प्ले के लिए भी रखा जाता है। लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं, कुछ स्टडी भी कर सकते हैं, बट पर्पज़ इनका यही होता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन पर्पज़ के लिए कोई भी जो एनिमल है यहाँ रखा जाता है। और जो पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो एंडेंजर्ड या रेयर होते हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है कैप्टिविटी में, ताकि वो मेंटेन भी हो और
कंजर्व भी रह पाए वो। ठीक है। 8th वन है एक्वेरा। रोल ऑफ एक्वेरा जो है वो आपने देखा होगा, उसका आपने एक्वेरियम देखा ही होगा जहाँ पे एक आप छोटी सी जगह पे देखेंगे पानी भी होता है और फिशेस भी होती हैं। ये अज्यूम किया जाता है कि ये एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है। ठीक है। रोल ऑफ एक्वेरा एक डिस्प्ले और एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए भी रखा जाता है। यहाँ बहुत सारे जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जिनको थ्रेट है, बहुत ग्रोइंग थ्रेट है इन फ्रेश वाटर स्पीशीज़ को, उनको यहाँ पे कैप्टिविटी में रखा जाता है और यहाँ उनकी एक्सेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम होती है। मतलब आप एक तरफ से देखेंगे कि अगर कोई फ्रेश वाटर में फ़िश जो है जिनको खतरा है, उनको हम एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ वो प्रिजर्व भी रहेंगे और डिस्प्ले फॉर पब्लिक भी रहते हैं। ठीक है। वो होता है एक्वेरा। क्योंकि प्लांट के लिए भी एक हमने जगह ढूंढ ली, बॉटनिकल गार्डन, ज़ू के लिए भी, वो एनिमल्स के लिए ज़ू ढूंढ लिया। इसी तरीके से फ़िश के लिए भी हमने जो उनका जो रियल हैबिटाइट था, नेचुरल हैबिटाइट, अगर वहाँ उनको खतरा है, वहाँ पे अगर वो एक्सटेंशन की तरफ रियर और एंडेंजर्ड होने लगे, तो हम उनकी स्पीशी को प्रिजर्व रखेंगे, ना कि पहले एक्सटेंशन हो जाए फिर क्या रखेंगे, कुछ नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम उनको प्रिजर्व रखने के लिए हम उनको एक्वेरा में रखते हैं। वहाँ पे वो पूरा प्रिजर्व रहते, वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं होता है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं एक्सेटिव कंजर्वेशन के। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, सीड जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर बैंक, लॉन्ग टर्म कैप्टिविटी, बॉटनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल गार्डन्स और एक्वेरा, ये वो थे जिनके थ्रू हम जो कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है। उनके चाहे पार्ट को, कई जीन को। बट अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं? इससे क्या होता है कि ये यूज़फुल होता है कि जो भी पॉपुलेशन स्पीशीज़ की है, जो डिक्लाइन हो रही है, उसको हम बचा सकते हैं, ख़त्म होने से बचा सकते हैं। कोई भी पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि हम जीन्स और उसके सेल टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं। सेकंड है कि एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन होने वाले होते हैं, उसको हम सक्सेसफुली ब्रीड करेंगे, उसको हम एक्सटेंड नहीं होने देंगे। तो हम उसको सक्सेसफुली ब्रीड करेंगे तो ताकि एक्सटेंशन ना हो। अगर ये डायनासोर्स के टाइम पे होता तो आज हमारे बीच में होता, अगर हमने उसकी ब्रीड को कैप्टिविटी में रखा होता। थ्रेटनड स्पीशीज़ जो हैं उनको भी ब्रीड किया जाएगा कैप्टिविटी में, और बाद में जाके जब उनको जो भी थ्रेटनड स्पीशी है, जब कैप्टिविटी में उनको ब्रीड किया जाता है, अच्छी खासी स्पीशी उनकी बन जाती है, फिर उनको वाइल्ड अपने नेचुरल हैबिटाइट में बेच दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी होंगे। अगर उनको थ्रेट है तो हम उनको ऐसे थ्रेट में तो नहीं छोड़ेंगे ना, पहले उनको अच्छे से ब्रीड करवाएंगे, फिर जाके उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे, क्योंकि हर कोई तो अपने घर में पसंद करता रहना, इसी तरीके से हर जानवर को अपने नेचुरल हैबिटाइट में छोड़ दिया जाएगा। फोर्थ है एक्सेटिव जो सेंटर्स होते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है कि वाइल्ड एनिमल को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हम जंगलों में जाके तो इतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, वहाँ हमें खतरा होता है, डर लगता है। ठीक है। पर अगर जब एक कैप्टिविटी में होते हैं तब हमें पता है प्रोटेक्शन होती है, ये हमारे कांटेक्ट में इजीली नहीं आते, हम इनको दूर से देख सकते हैं। जैसे आप जू में जाते हो, जालर लगा होता है उधर, आप दूर से देख सकते हो ये कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, जो अदरवाइज़ उनके वाइल्ड हैबिटाइट या नेचुरल हैबिटाइट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारी जान को खतरा है। तो कैप्टिविटी अगर हम देखें, एक्सेटिव सेंटर्स जो भी हैं, चाहे वो ज़ूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल पार्क हैं या जीन बैंक्स हैं, यहाँ पे हम इनकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ एक्वेरा है, यहाँ पे हम इन ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और फिफ्थ वन है वो ये काफ़ी यूज़फुल होता है अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इनको साइंटिफिक वर्क करना है, अलग अलग स्पीशी का बिहेवियर हमें जानना है, वो क्या करता है, दिन में क्या करता है, रात को क्या करता है, खाता क्या है, हमें इनके ऊपर अगर रिसर्च करना है, अगर हमें कुछ भी देखना है, तो हम इन कैप्टिविटी ब्रीडिंग में जब इनकी होती है, यहाँ इनको कैप्टिविटी में एक्सेटिव सेंटर्स में रखते हैं, वहीं पे हम ये चीज़ें देख पाएंगे। अदरवाइज़ हम ये चीज़ें ऐसे खुले में तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे एक्सेटिव कंजर्वेशन के।
अब हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन जो है वो है कि कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो एंडेंजर्ड हैं, जिनको बहुत थ्रेट है ह्यूमन का, उनके नेचुरल हैबिटाइट में। तो उनको वहीं पे, मतलब इन सिटू कंजर्वेशन मतलब उन ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटाइट में ही कंजर्व किया जाता है, कहीं से हिलाया नहीं जाता। एक्स सिटू में क्या होता है, अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीशी है, इनको कंजर्व मगर इनके आउटसाइड नेचुरल हैबिटाइट कहीं कैप्टिव में रखा जाता है, कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, कैप्टिविटी में रखा जाता है, ऐसे उनको नेचुरल हैबिटाइट में नहीं छोड़ दिया जाता है। इन सिटू कंजर्वेशन में एंडेंजर्ड स्पीशी जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है प्रीडेटर से। ठीक है, जो इनको खाने वाला होता है, जो शिकारी होता है, वो उनसे एंडेंजर्ड स्पीशी को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में एंडेंजर्ड स्पीशी को हर एक एडवर्स फैक्टर से बचाया जाता है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे उसको खाना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ से, गर्मी से, धूप, ठंड, इन सब से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। थर्ड वन है जो डिप्लीटिंग रिसोर्स है, इसमें इन सिटू कंजर्वेशन में ऑगमेंटेड है, मगर एक्स सिटू कंजर्वेशन में दे आर केप्ट अंडर ह्यूमन सुपरविजन। यहाँ पे इंसान इसके ऊपर बहुत ध्यान रखता है, बहुत सुपरवाइज करता है, और जो भी कंजर्व वाला एनिमल है, कंजर्वेशन के लिए रखा जाता है एक्स सिटू सेंटर्स में, उसके ऊपर इंसान की बहुत गहरी नज़र होती है, और जो भी इसको ज़रूरत चीज़ें होती है वो प्रोवाइड की जाती है इसको, मतलब एज अ फील इसको दिया जाता है कि अपने नेचर में ही है, मगर देखभाल में है इंसान की। फोर्थ वन है कि जो पॉपुलेशन रिकवर्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो स्पीशी की जो पॉपुलेशन है, कोशिश की जाती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ये रिकवर हो, उनकी ब्रीडिंग आगे अच्छी हो। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ऑफस्प्रिंग जो भी होता है, जो बच्चे होते हैं, वो कैप्टिव ब्रीडिंग में ही प्रोड्यूस होते हैं और बाद में जाकर रिलीज़ किए जाते हैं नेचुरल हैबिटाइट में। ठीक है, प्रोड्यूस वो इस एक्स सिटू कंजर्वेशन सेंटर्स में होंगे, बाद में उनको, ताकि वो एडजस्ट कर सके कैसे उनको करना है, जाके उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन का डिफरेंस। इसी के साथ आपका ये बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर होता है ख़त्म।